Hello everyone. We are going to study History chapter 3rd today. Crops of all was not well. Within a few years after the new system were imposed, it was clear that all was not well with them. Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand. Peasants were unable to pay. Riots fled the countryside and villages became deserted in many regions. Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich, enterprising farmers, but this did not happen. सिस्टम के इम्पोज होने के कुछ फ्यू ईयर्स में ही प्रॉब्लम्स आने लगी थी। लैंड से इनकम को इंक्रीज करने के लिए जो रेवेन्यू ऑफिसर थे वो हाई टैक्स लेते थे, जिससे जो पीजेंट हैं वो उन्हें पे करने में अनेबल थे। रियोट्स फ्लैड इन द कंट्री साइड, जो रियोट्स थे वो कंट्री साइड से जा रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। मैनी रीजन्स में जो विलेज थे वो डिजर्ट वीरान हो चुके थे। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स हैड इमेज दैट द न्यू सिस्टम्स, आशावादी जो कुछ ऑफिसर थे वे ये सोचते थे कि न्यू सिस्टम से फार्मर्स और जो पीजेंट्स हैं वे रिच होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ था। क्रॉप्स फॉर यूरोप, द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. यूरोप के लिए फसलें, क्रॉप्स फॉर यूरोप, यूरोप के लिए फसलें। ब्रिटिशर्स ने रियलाइज़ किया कि कंट्री साइड ना केवल रेवेन्यू, कंट्री साइड से वो लोग जो कंपनी है वे केवल रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, बल्कि यूरोप की जो रिक्वायर्ड क्रॉप है वो भी प्रोड्यूस की जा सकती है। बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो, कि 18th सेंचुरी में के लास्ट में कंपनी ने ओपियम, अफीम तथा इंडिगो, नील की कल्टीवेशन को एक्सपेंड किया, स्टार्ट करना। 150 years the British persuade or force cultivators in various parts of India to produce other crops: jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in the United Provinces, now Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab rice in Madras। 150 years बाद तक जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने पीजेंट को अदर क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया, जैसे कि जूट इन बंगाल, टी इन आसाम, टी इज़ आसाम, शुगर कैन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, और जो कि आज उत्तर प्रदेश में व्हीट इन पंजाब, गेहूं जो, और पंजाब में कॉटन महाराष्ट्र और पंजाब में, और राइस जो कि मद्रास में। How was this done? The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. Let us take a closer look at the story of one such crop, one such method of production. How was this done? ये कैसे किया गया? ब्रिटिशर्स ने अपनी नीड की क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए कई मेथड्स यूज़ किए थे। इस तरह की जो एक क्रॉप है, कल्टीवेशन के मेथड को हम देखते हैं। डज कलर हैव ए हिस्ट्री? क्या कलर्स का भी कोई इतिहास रहा होगा? कलर्स की भी कोई हिस्ट्री है? फिगर 5 एंड 6 आर टू इमेजेस। यहाँ पर हमें फिगर 5 में और जो ये फिगर 6 दे रखा है, यहाँ पर एक इमेज जो दी है ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड में फिगर 5 है, शोज ए कालमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। ऑन द राइट इट इज़ अ फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइन एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस। फिगर 5 व 6 में कॉटन प्रिंट्स की 2 फिगर्स दी गई है। लेफ्ट में जो फिगर 5 है, कालमकारी प्रिंट क्रिएट किया गया है यहाँ पर इंडिया के आंध्र प्रदेश के वीवर्स के द्वारा किया गया है। सेकंड साइड में जो कि 19th सेंचुरी के ब्रिटेन के फेमस पोइट थे और आर्टिस्ट थे, विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए हैं, फ्लोरल कॉटन प्रिंट है। देयर इज वन थिंग कॉमन इन
In the two prints, both use a rich blue color, commonly called indigo. Do you know how this color was produced? यहाँ पर एक कॉमन दोनों जो प्रिंट है उनमें कॉमन एक थिंग जो है वो ये है कि दोनों में रिच ब्लू कलर को यूज़ किया है, जिसे कॉमनली इंडिगो नील कहा जाता है. डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस? क्या आप जानते हैं कि ये कलर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे बनता है? द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो. इन प्रिंट्स में जो ब्लू कलर यूज़ किया गया है इंडिगो नील नाम के प्लांट से आता है. इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉरिस प्रिंट इन 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. For India was the biggest supplier of indigo in the world at that time. इस बात की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में मॉरिस के प्रिंट में जो यूज़ किए गए कलर थे वो इंडिया में ग्रो होने वाले इंडिगो प्लांट नील के जो प्लांट हैं से ही प्रिपेयर किए गए थे फॉर इंडिया. उस समय इंडिया में इंडिगो को जो इंडिया था वो इंडिगो का नील का बिगेस्ट सप्लायर था. वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? द इंडिगो प्लांट्स grow primarily in the tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturer in Italy, France and Britain to dye cloth. Indigo plant primarily ट्रॉपिक्स यानी उष्ण कटिबंधीय जो एरिया में ग्रो करते हैं. 13th सेंचुरी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में क्लोथ मैन्युफैक्चरर जो थे क्लोथ को डाई करने के लिए इंडियन इंडिगो को जो इंडियन नील को ही यूज़ करते थे. हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइजेज वॉज वेरी हाई. ओनली स्मॉल अमाउंट्स में ही इंडियन इंडिगो थोड़ी मात्रा में यूरोपीय मार्केट तक पहुंचती थी और जो यूरोपियन मार्केट थे उनमें इंडिगो की प्राइजेस काफ़ी हाई थी. यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अदर प्लांट कॉल्ड वोड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज. इसलिए यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर अदर प्लांट जिसे कि वॉड कहा जाता है के ऊपर निर्भर रहते थे. Being a plant of the temperate zone, wood was more easily available in Europe. टेम्परेट जोन का प्लांट होने के कारण वोड यूरोप में इजीली अवेलेबल था. इट वॉज ग्रोन इन नॉर्थर्न इटली, साउदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन. इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन में भी ये ग्रो होता था. Wood producer in Europe pressurized their government to ban the import of indigo. इंडिगो के से वरिड होकर कुछ वोड के कुछ प्रोड्यूसर ऐसे थे जो कि यूरोप की गवर्नमेंट को प्रेशराइज्ड कर रहे थे कि यूरोप में इंडिगो के इंपोर्ट को बैन किया जाए, जो आयात किया जाता है इंडिगो का वो बंद कर दिया जाए. क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रिफर्ड इंडिगो एज अ डाई. बट जो क्लोथ डायर्स थे कपड़ा डाई करने वाले इंडिगो को ही प्रिफर करते थे. इंडिगो प्रोड्यूस ए रिच ब्लू कलर, क्योंकि इंडिगो से रिच ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है. वेराज द डाई फ्रॉम वोड वॉज पेल एंड डल. जो वोड से प्रोड्यूस होने वाला जो कलर है वो पेल और डल होता है. बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन cloth producer persuade their government to relax the ban on indigo import. जो 17th सेंचुरी में यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर थे उन्होंने गवर्नमेंट को इंडिगो के इंपोर्ट के बैन में कुछ रिलैक्सेशन देने के लिए कहा. द फ्रांस बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सैंड डोमिंग इन द कैरिबियन आइलैंड, द Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela.
कुछ कैरिबियन आइलैंड में स्थित सैंट डोमिंगो से फ्रांसीसी, ब्राज़ील से पुर्तगीज, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग इंडिगो का कल्टीवेशन करने लगे थे। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसके अलावा इंडिगो के जो प्लांटेशन नॉर्थ अमेरिका के कई पार्ट्स में भी होने लगा था। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। 18th सेंचुरी के एंड तक इंडिगो की जो डिमांड थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंड ड्रामेटिकली, create an enormous new demand for cloth dyes. While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. Cloth dyers in Britain now desperately looked for new sources of indigo supply. From where could this indigo be produced? ब्रिटेन को इंडस्ट्रियलाइज किया जा रहा था और कॉटन जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी बढ़ रहा था। क्लोथ्स को डाई करने की डिमांड्स बढ़ रही थी। जब इंडिगो की डिमांड्स इंक्रीज हो रही थी उस टाइम वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से जो कई ऐसे सप्लाईज थी, वो कई कारण थे जिनसे, कई ऐसे रीजंस थे जिनके कारण बंद कर दी गई थी। 1783 से 1789 के बीच वर्ल्ड का इंडिगो जो डिमांड है वो हाफ रह चुकी थी, आधी रह चुकी थी। ब्रिटेन के क्लोथ डायर्स इंडिगो की सप्लाई के लिए नए जो सोर्स हैं उन्हें सर्च कर रहे थे। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोड्यूस, यह नील कहाँ से मिल सकता है। आगे चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।